एक बार फिर से आप सभी एएनएम के कैंडिडेट के लिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके नॉलेज के साथ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम 90 नंबर का वीडियो देखते हैं और मात्र 10 वीडियो हम लोग पीछे हैं 100 वीडियो होने से। तो समझ लीजिए 100 वीडियो में अगर मैं एवरेज में मानता हूं कि 30 क्वेश्चन अगर किया हूं, लेकिन स्टार्टिंग में तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन कराया हूं बहुत सारे वीडियो में, तो उसका बात छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत में मैं 30 20 भी कराया हूं, तो मैं एवरेज मान लेता हूं कि 40 क्वेश्चन, ठीक है, एवरेज 40 क्वेश्चन मानता हूं 100 वीडियो पर। टोटल 4000 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 4000। अब जो 4000 को पढ़े हैं, सीखे हैं, ज़्यादा मेहनत भी उनको नहीं करना पड़ा, तो कितना अच्छा हो जाएगा। नॉलेज तो मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ अच्छे थियोरिकल सीखने वाला लाता हूँ। यही रीज़न है कि जो मेरे वीडियो से जुड़ते हैं, पढ़ने वाले जुड़ते हैं। बाकी एमसीक्यू रटने वाले तो बहुत सारे हैं, तो उनका तो मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। बाकी चलिए, ईबीपी का मतलब एविडेंस बेस प्रैक्टिस, ठीक है ना। ईबीपी का मतलब होता है एविडेंस बेस प्रैक्टिस होता है। इसमें पीको का अर्थ क्या है, पीको का अर्थ क्या होता है, तो पीको का मतलब होता है पेशेंट या प्रॉब्लम, आई फॉर इंटरवेंशन, ठीक है, सी फॉर कंपैरिजन, आउट फॉर आउटकम। पीको आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि ईबीपी में एविडेंस बेस प्रैक्टिस में पीको में सी का अर्थ बताइए क्या होता है, तो सी मतलब कंपैरिजन, आई का अर्थ बताइए तो इंटरवेंशन, ओ का मतलब आउटकम, ठीक है, पी का मतलब पेशेंट या प्रॉब्लम जो भी दिया रहे वो मारेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ा जाता है ताकि एग्जाम में कुछ पूछे तो नॉलेज बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है क्लिनिकल रीजनिंग और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण घटक है कि क्लिनिकल रीजनिंग और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, ठीक है ना। साक्ष्य आधारित जो उद्देश्य होता है और क्लिनिकल जो रीजनिंग होता है वो महत्वपूर्ण घटक होता है क्रिटिकल थिंकिंग का। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जब क्रिटिकल सिचुएशन में हम सोचते हैं, तो क्लिनिकल रीजनिंग और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीयू में वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जिसे हम लोग भैप बोलते हैं, भैप का क्या फुल फॉर्म होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है ना। भैप, भैप को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, तो आईसीयू में भैप के रोकने के सबसे प्रभावी उपाय है कि हेड इंडेड एलिवेशन 30 से 45 डिग्री, ओरल केयर विथ क्लोराहेक्साडिन, डेली सीडेशन इंटरप्रेशन। कहने का मतलब है कि जो हेड के साइड से है एलिवेट करे 30 से 45 डिग्री, और मुंह की स्वच्छता करे, साफ करे क्लोराहेक्साडिन से, और डेली जो है सीडेशन इंटरप्रेट करे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्सिस में पहला नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होता है, तो जब सेप्सिस होता है तो पहला नर्सिंग प्रायोरिटी यही होता है कि अर्ली रिकॉग्नाइजेशन प्लस इमीडिएट फ्लूइड रिससिटेशन 30 ml प्रति केजी क्रिस्टलाइड आयन अंडर प्रोटोकॉल। कहने का मतलब है कि सेप्सिस में पहला नर्सिंग प्रायोरिटी यही होता है कि पहचान करें, जितना जल्दी हो सके पहचान करें, ठीक है, और तुरंत जो है आप उसमें फ्लूइड देना शुरू करेंगे 30 ml प्रति केजी के हिसाब से। यानी अगर पेशेंट 60 केजी का है तो 30 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1800, यानी 1 लीटर 800 जो होता है ग्राम आप जो है देंगे मरीज को आयन फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट है, शौक में सबसे विश्वसनीय अर्लीस्ट साइन क्या माना जाता है, तो जो शौक होता है, शौक में सबसे अर्ली साइन जो माना जाता है वह नैरो पल्स प्रेशर प्लस टेकीकार्डिया, यानी जो पल्स प्रेशर होता है नैरो होता है और टेकीकार्डिया यानी हृदय की धड़कन बढ़ा हुआ होता है। तो इन बात को समझना है शौक के कंडीशन में, ठीक है ना। एआरडीएस में कौन सा वेंटिलेशन स्ट्रेटजी उपयोग होता है, तो एआरडीसी में लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन 6 ml प्रति केजी प्लस हाई पीप। हाई पीप का मतलब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि पीप का मतलब क्या होता है, इससे पहले वीडियो देखिए पता चल जाएगा।
तो ARDS में कौन सा वेंटिलेशन काम करता है? लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन काम करता है प्लस हाई पीप वाला काम करता है। ओके, हाइपरकैलेमिया में ECG का सबसे प्रमुख प्रारंभिक बदलाव क्या है? तो हाइपरकैलेमिया में, जब हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम बढ़ा हुआ हो, तो ECG का सबसे प्रारंभिक बदलाव यही होता है कि जो टी वेव होता है वो अपने पीक पे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। स्ट्रोक में फास्ट का क्या अर्थ है? पिछला वीडियो में ये भी क्वेश्चन था कि फास्ट का मतलब होता है फेस ड्रॉपिंग, A फॉर आर्म वीकनेस, S फॉर मतलब स्पीच डिफिकल्ट, T फॉर टाइम टू एक्ट इमीडिएटली। कहने का मतलब है स्ट्रोक जब मरीज को लगता है तो फास्ट कहने का मतलब होता है फेस ड्रॉपिंग, यानी जो चेहरा होता है मुरझाया हुआ होता है, गिरा हुआ होता है। आर्म यानी बाजू हाथों में कमजोरी होने लगती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। स्पीच बोलने में डिफ़िकल्टी होने लगता है। और टाइम टू एक्ट इमीडिएटली, मरीज को जो है समय पर जो है एक्ट करने में समस्या आता है। ठीक है ना, तो ये होता है फास्ट। आगे मैं बढ़ता हूँ। इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP बढ़ने का सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? तो ICP बढ़ने का सबसे विश्वसनीय संकेत होता है डिक्रीज LOC। अब LOC में पिछले बार पढ़ाया था, अब LOC क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिए। डिक्रीज LOC प्लस कुशिंग ट्रायड। कुशिंग ट्रायड का मतलब क्या होता है? जिसमें हाइपरटेंशन हो, जिसमें ब्रेडिकार्डिया हो यानी हृदय की मंद धड़कन हो, इरेगुलर रिस्पायरेशन हो। तो अगर आपसे पूछे कि कुशिंग ट्रायड में कौन 3 से लक्षण होते हैं, तो रक्तचाप बढ़ा हुआ, हृदय की धड़कन घटा हुआ और श्वसन में इरेगुलर, ये 3 चीज़ें पाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है मायोकार्डियल इन्फारक्शन में गोल्डन आवर से क्या तात्पर्य है? यानी जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है मायोकार्डियल इन्फारक्शन, तो गोल्डन आवर से क्या तात्पर्य है? तो गोल्डन आवर से तात्पर्य है पहले 60 मिनट में रीपरफ्यूजन थ्रोम्बोलाइसिस PTCA देने से मोर्टालिटी शार्पली डिक्रीज करता है। कहने का मतलब है कि गोल्डन आवर का मतलब होता है कि गोल्डन मतलब हार्ट अटैक में गोल्डन आवर का मतलब होता है कि ऐसा घंटा, ऐसा समय जहाँ पे मरीज के जीवन के लिए वो सुनहरा घंटा होता है, जहाँ पे व्यक्ति को उस घंटे में अगर कुछ ऐसा हो तो उसके मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं। समझ गए? तो पहले 60 मिनट में रीपरफ्यूजन देने से मोर्टालिटी शार्पली डिक्रीज करता है, घटता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न में फ्लूइड रिससिटेशन की सबसे समान फार्मूला क्या है? तो जलना में फ्लूइड रिससिटेशन की समान फार्मूला पार्कलैंड फार्मूला से निकलता है। जले हुए मरीज को अगर फ्लूइड देना है तो फार्मूला होता है 4 kg। ठीक है ना, 4 kg। उसके बाद होता है kg कि कितना kg जो है मतलब 4 ml इंटू में kg कितना kg वेट है, और इंटू में परसेंटेज ऑफ टोटल जला हुआ, टोटल बर्न जो परसेंटेज होता है वो यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, तो आपका निकल जाता है। पहले 8 घंटे में जितना निकलेगा फ्लूइड उसका आधा दे देते हैं, बाकी का आधा 16 घंटा में देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर पेन मैनेजमेंट में WHO एनाल्जेसिक लैडर का पहला चरण क्या है? तो कैंसर वाला दर्द में WHO के अकॉर्डिंग जो एनाल्जेसिक जो देते हैं वह कौन सा होता है पेन मैनेजमेंट के लिए? तो नॉन ऑपियोइड होता है। ओपियोइड वो होता है जो गंभीर दर्द में दिया जाता है। नॉन ऑपियोइड जैसे नॉर्मल, जैसे पैरासीटामोल, NSAID, ये सब जो है आपको देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की क्लासिकल ट्राइड क्या है? कहने का मतलब है जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी को हो, गुर्दे से संबंधित समस्या, तो क्लासिकल साइन पूछ रहा है। तो क्लासिकल साइन इसमें यही होता है कि प्रोटीन्यूरिया आता है, एल्बुमिन की मात्रा कम जाता है और सूजन होता है। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है कि यूरिन में प्रोटीन आना, एल्बुमिन की कमी हो जाना और शरीर में सूजन होना। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलता है। आगे मैं बढ़ूँ। DKA डायबिटिक केटाएसिडोसिस में सबसे पहले कौन सा करेक्शन किया जाता है? DKA अगर हो मरीज को, डायबिटीज केटाएसिडोसिस हो, तो सबसे पहले कौन सा सही किया जाता है?
तो पहले फ्लूइड देते हैं, फिर इंसुलिन देते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट का करेक्ट करते हैं। तो पहले ध्यान रखिए डीके में 3 महत्वपूर्ण चीज़, एनएस देना, फ्लूइड देना, फिर इंसुलिन देना, फिर इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट करना, सही करना। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन में सबसे विश्वसनीय फार्मूला क्या है? तो जो बच्चा के हम लोग दवा देते हैं, डोज देते हैं, उसके गणना के लिए सबसे विश्वसनीय फार्मूला है बॉडी सरफेस एरिया BSA मेथड। बॉडी सरफेस एरिया मेथड यह काफ़ी विश्वसनीय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ऑफ लाइफ केयर में सबसे प्राथमिक नर्सिंग रोल क्या है? तो एंड ऑफ लाइफ केयर यानी जब शरीर खत्म हो रहा हो, जीवन खत्म हो रहा हो, आखिरी पड़ाव में हो, तो उस समय प्राथमिक नर्सिंग रोल क्या होता है? तो आराम, डिजिग्नेटी, ठीक है, सिम्टॉम और कंट्रोल। ये पैलिएटिव अप्रोच होनी चाहिए। जीवन के आखिरी समय में जब जीवन समाप्त हो रहा हो, उस समय मरीज को आराम दिलाएं, ठीक है, उसके डिग्निटी को ख्याल रखें, उसके लक्षण को कंट्रोल करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में रूट कॉज एनालिसिस RCA का उद्देश्य क्या है? यानी क्वालिटी, जैसे अस्पताल है वहाँ पे हमें क्वालिटी बढ़ाना हो, चेंज इम्प्रूव करना हो, तो रूट कॉज एनालिसिस का उद्देश्य क्या होता है? तो रूट कॉज एनालिसिस का मतलब होता है कि एरर के मूल कारणों को पहचान कर फ्यूचर प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बनाना। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में रूट कॉज का मतलब होता है कि जड़ को पहचानना, कहाँ पे एरर है, और त्रुटियों को पहचान कर फ्यूचर में होने वाले रोकथाम खतरों के लिए एनालिसिस करना, यही जो है स्ट्रेटजी बनाना, यही RCA होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, हैंड हाइजीन में एल्कोहल बेस्ड रब कब इन्फेक्शन होता है? तो हैंड हाइजीन में एल्कोहल बेस्ड रब कब इनइफेक्टिव होता है? तो विजिबल स्वाइलिंग में या फिर डिफिसिल इन्फेक्शन में। हैंड हाइजीन कर रहे हैं, एल्कोहल बेस्ड रब कहाँ करते हैं? तो एल्कोहल बेस्ड रब करते हैं सर्जिकल स्क्रब में। तो उसमें ये इनइफेक्टिव तब होता है जब विजिबल स्वाइलिंग हो, ठीक है, या फिर जब डिफिसिल इन्फेक्शन हो। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूँ। आगे है AKI एक्यूट किडनी इंजरी। तो एक्यूट किडनी इंजरी में सबसे महत्वपूर्ण प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या है? तो एक्यूट किडनी इंजरी हुआ है और आप चाहते हैं कि उसका हम रोकथाम करने का स्ट्रेटजी बनाएं, तो उसके लिए व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहना पड़ेगा। ठीक है, उसको नेफ्रोटिक ड्रग से बचना चाहिए जो किडनी पर असर डालता है, वैसे दवाइयों से बचनी चाहिए, और मरीज को एडिक्वेट हाइड्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को हाइड्रेट रखें। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ECG में ST डिप्रेशन क्या दर्शाता है? तो ECG में जो ST का डिप्रेशन होना, ST का डिप्रेस्ड होना, यह दर्शाता है कि मरीज एस्केमिया से पीड़ित है, यानी रक्त में कमी, रक्त का जो है व्यक्ति को प्रवाह हृदय में कम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 21 क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वोमेन को सुपाइन हाइपोटेंशन क्यों होता है? यानी महिला को जो प्रेग्नेंट होती है उसमें सुपाइन हाइपोटेंशन क्यों होता है? तो सुपाइन हाइपोटेंशन इसीलिए होता है क्योंकि ग्रेविड यूट्रस इन्फेरियर वेना केवा को कंप्रेस करता है। तो सुपाइन हाइपोटेंशन इसीलिए होता है क्योंकि जो यूट्रस होता है, ग्रेविड यूट्रस होता है, वह इन्फेरियर वेना कोवा को कंप्रेस करता है, दबाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यू बॉर्न में हाइपोग्लाइसेमिया का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? तो नए बच्चे में ग्लूकोज की कमी का पहला लक्षण यही दिखता है कि बच्चा इरिटेट होता है, और बच्चा जो है जिटरीनेस, ठीक है ना, जिटरीनेस और इरिटेबिलिटी बच्चा में पाया जाता है। ओके, आगे है, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में मुख्य नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? तो पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में मुख्य नर्सिंग जो इंटरवेंशन होता है वो अर्ली एम्बुलेशन प्लस NG डिकम्प्रेस यदि आवश्यक हो तो यह नर्सिंग इंटरवेंशन किया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है? पहले एम्बुलेशन किया जाता है, फिर NG डिकम्प्रेस किया जाता है। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल वेनस
लाइन इन्फेक्शन रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो जब सेंट्रल वेनस लाइन इन्फेक्शन हो तो इसके रोकने का सर्वोत्तम तरीका है कि एसेप्टिक इंसर्शन, यानी ऐसा अगर आप कोई चीज़ डालते हैं नली वगैरह, वह एसेप्टिक तरीके से डालें। क्लोराहेक्साडीन स्किन को तैयार करें और स्टरलाइज ड्रेसिंग को आप चेंज करें, ठीक है, अगर आप इन्फेक्शन को रोकना चाहते हैं तो। आगे है, प्रेशर अल्सर में सबसे हाई रिस्क एरिया कौन सा होता है, जिसे बिस्तरी घाव कहते हैं? तो बिस्तरी घाव में सबसे हाई रिस्क एरिया कौन सा होता है? तो सैक्रम होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? तो जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, कई बार बता चुके हैं कि इसका सबसे शुरुआती लक्षण बुखार आना, ठंडा होना, बॉडी पेन करना, यह जो है सबसे पहला लक्षण दिखता है, ठीक है। आगे है, ऑर्गेन डोनेशन में ब्रेन स्टेम डेथ किसे कहते हैं? तो जब ऑर्गेन डोनेशन होता है यानी अंग जो प्रत्यापित किया जाता है तो उसमें ब्रेन स्टेम डेथ किसे कहते हैं? तो ब्रेन डेथ जो होता है उसका मतलब है इरिवर्सिबल सीसेशन ऑफ ब्रेन स्टेम ऑफ फंक्शन। तो देखिए, ब्रेन डेथ स्टेम का मतलब होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है ब्रेन स्टेम डेथ जहाँ पे यह इरिवर्सिबल होता है। मतलब आप इसे जितना अगर ब्रेन डेड कर चुका है, ब्रेन का जितना हिस्सा डेड कर चुका है वह पुनः वापस से ठीक नहीं हो सकता है। बात समझ गए ना? तो यही इरिवर्सिबल ए ब्रेन स्टेम फंक्शन बोलते हैं। आगे है, साइकेट्रिक नर्सिंग में थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक क्या है? तो साइकेट्रिक नर्सिंग में उपचारात्मक संचार का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है कि एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी, यानी साइकेट्रिक आप अस्पताल में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे मरीज को उपचार दे रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, यानी ध्यानपूर्वक सुनने योग्य होना चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए, यानी लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसा संचार होने से आप अच्छे तरीके से थेरेपी दे सकते हैं मरीज को, ठीक है। आगे है, बाइपोलर डिसऑर्डर में लिथियम थेरेपी मॉनिटरिंग में क्या ज़रूरी है? तो बाइपोलर डिसऑर्डर में जो कि मरीज में ये समस्या होता है जिसमें डिप्रेशन भी होता है और मेनिया भी होता है, दोनों रहता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में लिथियम थेरेपी मॉनिटरिंग में क्या ज़रूरी है? तो मॉनिटरिंग में ज़रूरी है सीरम लिथियम लेवल, थायराइड फंक्शन, रीनल फंक्शन, इन सब का मॉनिटरिंग ज़रूरी है। सीरम लिथियम का लेवल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें लिथियम थेरेपी चलता है, तो लिथियम का लेवल बढ़ना घटना इसको मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। थायराइड फंक्शन इसमें जो है प्रभावित होता है तो इसका ज़रूरी है करना। रीनल फंक्शन का टेस्ट कराना ज़रूरी है क्योंकि लिथियम के चलने से रीनल फंक्शन प्रभावित हो सकता है। आगे है, 30 नंबर, एंटीनेंटल केयर में सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? यानी गर्भ अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन, वो होता है बीपी, वो होता है यूरिन प्रोटीन टेस्ट, वो होता है ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट, HIV टेस्ट, HbSg टेस्ट, GDM स्क्रीनिंग टेस्ट। ये सारा टेस्ट जो है आपको एंटीनेंटल केयर में इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। आगे बढ़ता हूँ, 31 क्वेश्चन है कि जेस्टेशनल डायबिटीज में यानी गर्भ अवस्था में अगर डायबिटीज है तो उसका सबसे स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है? तो 75 जी OGTT का मतलब होता है क्या चीज़? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दे, ठीक है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जेस्टेशनल डायबिटीज में सबसे स्टैंडर्ड टेस्ट यही माना जाता है। आगे है, नियोनेंटल सेप्सिस में सबसे कॉमन अर्ली साइन क्या है? यानी जब नवजात बच्चा में संक्रमण होता है तो पहला शुरुआती लक्षण क्या दिखता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पर, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।